हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रियोशन नर्सिंग क्लासेस। आप सबका स्वागत है क्रियोशन नर्सिंग क्लासेस के अंदर। और आज हम बात करेंगे, जी हाँ, अभी आपको पता चल चुका होगा कि आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ एक नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 370 पोस्टों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। ओके, इसके साथ साथ में जो जो बच्चे CCRUM या SVIMS अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हम लेके आए हैं पेज सीरीज, जिसके अंदर आपको नर्सिंग और नॉन नर्सिंग ये पूरा सिलेबस कवर मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट MCQs के बारे में, और साथ साथ जो जो बच्चे जिन्होंने आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए तैयारी शुरू कर ली तो बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है तो उनके लिए हम लेके आए हैं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट के लिए स्पेशली टेस्ट सीरीज, जिसके अंदर बच्चों को आपको मिलेगा 25 मॉडल पेपर, साथ साथ में जो 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। साथ साथ में जो इसका पैटर्न रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश यानी दोनों लैंग्वेज रहेगा। इसकी प्राइस ओनली एंड ओनली 599 रहेगी। ओके, अपार्ट फ्रॉम इट जो बच्चे जिन्होंने अभी तैयारी शुरू नहीं किया, फ्रॉम स्क्रैच जीरो से शुरुआत करना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लेके आए आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट स्पेशल MCQ एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, जिसके अंदर आपको मिलेगी लाइव डेली क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ साथ में आपको MCQ बेस्ड प्रिपरेशन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और एग्जाम फोकस्ड पैटर्न आपको मिलेगा। ओके, और ये जो पूरा कोर्स है इसकी प्राइस रहेगी ओनली 4999 और इसकी जो वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की रहेगी। तो जो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो फटाफट से इस तैयारी शुरू कीजिए। और इसी के साथ आज की क्लास हम शुरू करते हैं, जिसके अंदर हम बात करें कुछ MCQ। जी हाँ, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स की अगर हम बात करें तो आरआरबी या फिर CCRUMS या अलग अलग एग्जाम्स के अंदर एक सब्जेक्ट है जिसका नाम है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। जी हाँ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। उसके क्वेश्चन से कभी कभी अगर हम बात करें कुछ कुछ एग्जाम्स के अंदर काफी क्वेश्चंस आते हैं, तो इस क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो पैटर्न बहुत ही सिंपल रहता है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता, बट स्टिल हमें उन क्वेश्चंस के बारे में पता होनी चाहिए, उनका आंसर कैसे देना है। तो आज की क्लास के अंदर कम्युनिटी के हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास शुरू करते हैं। ओके, सो सबसे पहला सवाल ये रहा आपके सामने, बहुत ही अच्छा और बहुत ही आसान सवाल रखा है। ओके, सो हम क्लास की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस को इजी टू मॉडरेट एंड मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इस तरीके से हम पैटर्न को आगे बढ़ाए। तो सबसे पहला सवाल बिल्कुल आसान सवाल बहुत आपके सामने रहा। द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग। जी हाँ, आप सबको पता होगा प्लानिंग। ओके, प्लानिंग वर्ड आपने सुना होगा मैनेजमेंट के अंदर, कि किसी भी हम एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए, किसी भी एंड रिजल्ट तक पहुंचने के लिए हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप उस के लिए हम एक प्रोसेस यूज करते हैं, स्टेप बाय स्टेप कैसे वहां पहुंचना है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्लानिंग कहते हैं कि ये चीज हमें ऐसे ऐसे करनी है। तो कम्युनिटी हेल्थ एरिया में हमें जब हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है तो उसके लिए कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग की जाती है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा रहेगा, द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग? ऑप्शन ए, सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ऑप्शन बी, एनालाइजिंग हेल्थ नीड्स। ऑप्शन सी, एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटी। एंड ऑप्शन डी, फॉर्मुलेटिंग कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान। ओके, तो सबसे पहला क्या रहेगा, जब भी आप किसी चीज की प्लानिंग करते हैं, स्पेशली अगर बात करें आप किसी एरिया में जाते हैं एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स और वहां पे आपको कोई प्रोग्राम लॉन्च करना है या फिर प्रोग्राम वहां पे इंप्लीमेंट करवाना है। ओके, तो सबसे पहला तो आप जहां पे हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हो या फिर कोई भी प्रोग्राम आप वहां पे करना चाहते हो, तो सबसे पहला वहां पे आपका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, या सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहेगा? द फर्स्ट स्टेप विल बी द एनालाइजिंग हेल्थ नीड्स। सबसे पहला, ओके, क्योंकि उनकी जो जरूरत क्या है, ओके, जो जरूरत है वो पहले जब आप आइडेंटिफाई करेंगे, ओके, जब जरूरत आप पहले आइडेंटिफाई करेंगे उसी बेसिस के ऊपर, ओके, उसी बेसिस के ऊपर आपको क्या करना है, उसी बेसिस के ऊपर आपको उनको हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ओके, सो पहला तो आपका स्टेप क्या रहेगा, द फर्स्ट स्टेप विल बी द एनालाइजिंग हेल्थ नीड्स। क्लियर है? उसके बाद में आपको गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स, ये सब चीजें बाद में, पहले उनको जरूरत है या नहीं है। ओके, तो जब ये चीज आपको पता होगी क्या उनको इस चीज की जरूरत है, तभी आप आगे की प्लानिंग करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इन द कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग विल बी एनालाइजिंग द हेल्थ नीड्स। क्लियर? चलिए, ओके, बाकी सब अगर बात करें एस्टैब्लिशिंग प्रायोरिटी, ये सब बाद की बात है, या फॉर्मेटिव कम्युनिटी हेल्थ एक्शन प्लान,
सेटिंग गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव, ये सब सेकेंडरी। द फर्स्ट स्टेप विल बी द आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेप फॉलोड फॉर एनी हेल्थ प्रोग्राम इन द कम्युनिटी। ओके, द फर्स्ट स्टेप फॉलोड फॉर एनी हेल्थ प्रोग्राम इन द कम्युनिटी। ओके, तो जैसे हम बात करें किसी भी कम्युनिटी के अंदर जब आप हेल्थ प्रोग्राम क्या करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम जब आप वहां पे लॉन्च करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम वहां पे चल रहा होता है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें तो समुदाय में किसी भी स्वास्थ्य कार्यक्रम का पहला चरण कौन सा होता है, तो सबसे पहला ऑप्शन अगर हम बात करें एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्रायोरिटीज, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स फॉर एक्शन, कम्युनिटी डायग्नोसिस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लान ऑफ एक्शन। जैसा मैंने अभी आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ओके, अब यहाँ पे इसी चीज को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखिए क्वेश्चन एक ही है बट उसको पूछने का तरीका अलग अलग है, ठीक है। तो आपको भी क्या करना है कि क्वेश्चन जब आप एक ही, जैसे हम बात करें एक ही क्वेश्चन को पूछने का तरीका अलग रह सकता है, तो यहाँ पे भी क्या रह रहा है, यहाँ पे सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बताया था, सेम की सेम चीज, बट यहाँ पे पूछने का तरीका क्या है, अलग है। कम्युनिटी में जो हेल्थ प्रोग्राम है उसका पहला स्टेप क्या रहेगा, द फर्स्ट स्टेप विल बी, व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप, so the first step will be the community diagnosis। okay okay diagnosis करना, ये सबसे पहला स्टेप रहेगा। जैसे हमने बात की थी पहले कि नीड्स क्या है, ठीक है, कम्युनिटी की नीड्स क्या है, उसी तरीके से सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्रोग्राम अगर आप लॉन्च कर रहे हैं, कम्युनिटी प्रोग्राम है, तो वहां पे कम्युनिटी का डायग्नोसिस, ये सबसे पहला स्टेप होता है। ओके, कि जैसे उनको किस रिक्वायरमेंट क्या है, उनकी नीड्स क्या है, ओके, इसका पूरा जांच या असेसमेंट किसके अंदर किया जाता है, कम्युनिटी डायग्नोसिस। तो दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप फॉर एनी हेल्थ प्रोग्राम इन द कम्युनिटी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए फैमिली हेल्थ केयर सेटिंग व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द नर्स व्हेन वर्किंग विद द फैमिलीज। पारिवारिक स्वास्थ्य देखभाल, फैमिली हेल्थ केयर में परिवार के साथ कार्य करते समय नर्स का मुख्य ध्यान किस पर होता है, ठीक है। जब फैमिली हेल्थ केयर के दौरान जो नर्स का मेन फोकस कहां पे होना चाहिए, किस चीज के ऊपर होना चाहिए, तो ऑप्शन ए कंडक्टिंग रिसर्च स्टडीज, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड मेडिकल इंटरवेंशन, ऑप्शन सी असेसिंग एंड एड्रेसिंग फैमिली हेल्थ नीड्स, एंड ऑप्शन डी मैनेजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो अगेन कि जब कोई भी नर्स है किसी भी फैमिली को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो हेल्थ केयर सर्विसेज की प्रोवाइड करते टाइम उसके गोल या उसका अगर बात कर कोर में क्या होना चाहिए, उसके कोर में होना चाहिए असेसिंग एंड एड्रेसिंग फैमिली हेल्थ नीड्स। जो परिवार है, जिस परिवार को स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड कर रही है, उसकी नीड्स को असेस करना और उन नीड्स को क्या करना, एड्रेस करना। दिस विल बी द फर्स्ट प्रायोरिटी या फर्स्ट स्टेप ऑफ द नर्स, या मेन उसका जो वर्क रहेगा कि जो परिवार है उसकी नीड्स को क्या करना, असेस करना और उसको एड्रेस करना। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, असेसिंग एंड एड्रेसिंग फैमिली हेल्थ नीड्स। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल है बच्चों। देखिए कम्युनिटी के अंदर क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस बहुत आसान आएंगे, कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएंगे, ओके। बट मोस्टली गलती कहाँ पे होती है, अक्सर जो छोटी छोटी अगर हम बात करें जो इजी क्वेश्चंस होते हैं वहां पे गलतियां कर लेते हैं, तो वहां पे आपको गलतियां बिल्कुल नहीं करनी, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, फिर जवाब देना है। क्लियर? सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल, ओके, which of the following is the most prominent feature of public health nursing? ओके, जन स्वास्थ्य नर्सिंग या फिर पब्लिक हेल्थ नर्सिंग सबसे प्रमुख विशेषता कौन सी है? सो ऑप्शन ए पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फोकसेस ऑन प्रिवेंटिव नॉट क्यूरेटिव सर्विसेज, ऑप्शन बी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फ्री ऑफ चार्ज टू पीपल विद इन द कैचमेंट एरिया, ऑप्शन सी पब्लिक हेल्थ नर्सेज फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ ए टीम प्रोवाइडिंग public health nursing services, and option D it involves providing home care to sick people who are not confined to the hospital। तो यहाँ पे बच्चों देखिए चार ऑप्शन है, पब्लिक हेल्थ नर्सिंग की सबसे मेन विशेषता क्या होती है। ओके, चार ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप जैसा आप देख रहे हैं, अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन अच्छे से दिख रहे होंगे, तो इसका जवाब क्या रहेगा? ओके, पब्लिक हेल्थ की अगर हम बात करें, ओके,
तो यहाँ पे चारों ऑप्शन जैसा देख रहे बहुत ज्यादा काफी ज्यादा मिलते जुलते, बट इन चारों में से कौन सा सबसे ज्यादा मोस्ट सुटेबल एंड मोस्ट करेक्ट होगा? तो यहाँ पे पब्लिक हेल्थ नर्सिंग किस चीज के ऊपर फोकस करती है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम नीचे से शुरू, इट इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग होम केयर टू सिक पीपल हु आर नॉट कन्फाइंड टू हॉस्पिटल, ऐसे लोग जिनको हेल्थ सर्विस देना जो हॉस्पिटल नहीं आ सकते। के साथ में पब्लिक हेल्थ नर्सिंग फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ टीम प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ नर्सिंग, ऐसे टीम कमांड जो नर्सिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर्विसेज आर प्रोवाइड फ्री ऑफ चार्ज लोगों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना। बट जो मेन सबसे पहला काम रहेगा, जो सबसे मुख्य विशेषता रहती है कि जो पब्लिक हेल्थ नर्सिंग को किस चीज के ऊपर फोकस करती है, वो फोकस करती है प्रिवेंटिव। ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विसेज के ऊपर फोकस करती है, नॉट ऑन क्यूरेटिव। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर कि जो पब्लिक हेल्थ नर्स है या पब्लिक हेल्थ नर्सिंग का सबसे मेन मुख्य विशेषता क्या होती है कि वो प्रिवेंटिव हेल्थ सर्विस को फोकस करती है, ना कि क्यूरेटिव कर। बाकी सब वो पब्लिक हेल्थ अगर हम बात करें तो फ्री ऑफ चार्ज हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना सिक को, साथ साथ में होम सर्विसेज प्रोवाइड, ये सब चीजें, बट मेन उसकी मुख्य विशेषता क्या है? ओके, क्या है? प्रिवेंटिव सर्विसेज, ठीक है, नॉट क्यूरेटिव सर्विसेज। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरवल बिटवीन टू डोजेस ऑफ डीपीटी ओपीवी एंड हेपेटाइटिस बी शुड नॉट बी लेस देन। बहुत ही अच्छा सवाल है। ओके, वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें, ओके, वैक्सीनेशन टीकाकरण कराया जाता है। ओके, टीकाकरण किया जाता है, आप सबको पता है बच्चों टीकाकरण की क्या क्या, अगर हम बात करें एट बर्थ वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, उसके बाद में 6 वीक्स 10 वीक्स 14 वीक्स, ओके, उसके बाद 9 महीने से लेके 12 महीने, फिर 16 से लेके 24 महीने। तो इस तरीके से बच्चों में टीकाकरण होता है। तो यहाँ पे जो डीपीटी है और ओपीवी और हेपेटाइटिस बी, इनकी अगर हम बात करें तो इसके जो 2 डोज लगते हैं, ठीक है, चाहे हम ओपीवी की बात करें, ओपीवी फर्स्ट डोज कर सकते हैं, उसकी सेकंड डोज है, या फिर डीपीटी है, ठीक है, डीपीटी अगर हम बात करें जैसे पेंटा, तो इसकी अगर हम जो डोज लगती है तो उसके लिए मिनिमम गैप कितना होना चाहिए 2 डोज के बीच में? 2 डोज के बीच में मिनिमम गैप कितना होता है? मिनिमम गैप विल बी द 4 वीक्स, यानी 28 डेज। ओके, कितना? 28 डेज, यानी 4 वीक्स मिनिमम इंटरवल होना चाहिए। जैसा आप सबको पता होगा, मैंने अभी आपको बताया था कि टीकाकरण कब होता है? एट बर्थ, जन्म के समय टीका लगता है। ओके, ओपीवी की 0 डोज लगती है, बीसीजी है, वो बर्थ के टाइम पे होता है। उसके बाद में जब बच्चा 6 सप्ताह का होता है, 6 वीक्स का, उसके टाइम पे पेंटा की फर्स्ट डोज होती है, ओपीवी है, रोटा है, ओके, आईपीवी है, तो इनकी डोजेस लगती है। बट यहाँ पे स्पेशली किसके लिए पूछा गया? यहाँ पे डीपीटी ओपी और हेपेटाइटिस बी के लिए 6 वीक्स 10 वीक्स और 14 वीक्स। तो मिनिमम इंटरवल कितना होना चाहिए? मिनिमम इंटरवल शुड बी 4 वीक्स। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is most appropriate to convince a mother to immunize her child? आप किसी गांव में गए और वहां पे एक मदर है जो अपने बच्चे को टीकाकरण नहीं करवा रही है, तो उसको कन्विंस करने के लिए आप क्या मेथड यूज करेंगे? या फिर यहाँ पे अगर अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, उनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, हिंदी में अगर हम बात करें, टीकाकरण आपके बच्चे के लिए ठीक है, ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद टीके महंगे और आपको निःशुल्क मिल रहे हैं, ये ऑप्शन बी। ऑप्शन सी, टीके भविष्य में संबंधित रोग की रोकथाम करते हैं। एंड ऑप्शन डी, सरकार टीकाकरण के बाद होने वाली सभी जटिलताओं की जिम्मेदारी लेगी। सो यहाँ पे चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में कुछ ऑप्शन तो ऐसे होंगे जो पता है कि बिल्कुल गलत है, ठीक है, तो उनको आपको पहले ही हटाना है। फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग बचते हैं उनमें से आप सही को चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, सो सबसे पहला अगर हम बात करें डी ऑप्शन, द गवर्नमेंट टेक केयर ऑल पोस्ट इम्यूनाइजेशन, ये बिल्कुल गलत है, ये स्टेटमेंट आपको यूज नहीं करना है। ओके, वैक्सीन विल प्रिवेंट, अगर हम बात करें वैक्सीन आर एक्सपेंसिव एंड यू आर गेटिंग देम फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ये भी स्टेटमेंट आपको यूज नहीं करना कि वैक्सीन क्या है, महंगी है और आपको गवर्नमेंट फ्री में दे रही है, ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। ओके, आपको अगर यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे
अच्छा क्या रहेगा, सबसे अच्छा यहाँ पे रहेगा कि टीके से क्या होता है, बीमारियां नहीं होगी। तो भविष्य में अगर आपके बच्चे को कोई बीमारी होगी, इस टीके लगने से वो बीमारी नहीं होगी, जैसे पर्टिकुलर बीसीजी है या फिर जो भी टीका आप लगा रहे हैं, कि वो डिजीज भविष्य में बच्चे को नहीं होगी। तो ये सबसे बेस्ट स्टेटमेंट रहता है किसी भी मदर को कन्विंस करने के लिए फॉर द इम्यूनाइजेशन। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आपको मदर को क्या करना है, कन्विंस करना ताकि बच्चे को टीकाकरण करवाए। चलिए, ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी फुल्ली फ्रोजन आइस पैक शुड बी यूज्ड इनसाइड ए वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर, आप सबने पल्स पोलियो की ड्यूटी जरूर की होगी। याद है पल्स पोलियो जब आप अपने स्टडी कर रहे थे, जब आप बीएससी कर रहे थे, उस टाइम पे आपकी पल्स पोलियो में ड्यूटी लगाई गई होगी, तो आपको एक बॉक्स दिया होगा कि जिसमें आप बच्चों को जाके घर घर जाके दवाई पिलाते होंगे। तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर की अगर हम बात करें, वैक्सीन कैरियर में कितने आइस पैक होते हैं, तो उसके अंदर जो आपको सबको पता होगा आइस पैक रखे होते हैं, जो बर्फ के जमाए हुए होते हैं, वो कितने होते हैं। तो आप सबको अगर जैसे मैं पूछूं आइस कैरियर सॉरी आइस पैक वैक्सीन कैरियर कितने होते हैं, इसके साथ में होता है, एक होता है डे कैरियर जो पहले यूज किया जाता था, बट स्टिल उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। जो डे कैरियर होता है वो भी पहले यूज किया, जिसके अंदर आइस पैक कितने होते थे, 2 होते थे। ओके, कितने होते थे, 2 आइस पैक होते थे। बट यहाँ पे इसको अब चेंज कर दिया गया, इसको चेंज किसके थ्रू कर दिया, इसको कर दिया है वैक्सीन कैरियर के थ्रू। और एक वैक्सीन कैरियर के अंदर कितने होते हैं, 4। ओके, कितने आइस पैक्स होते हैं, 4। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान सवाल था, आपको सबको पता होगा 4 वैक्सीन कैरियर सॉरी एक वैक्सीन कैरियर के अंदर 4 आइस पैक्स रखे जाते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बहुत अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखा है। ओके, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, ये बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो कोल्ड चेन है, कोल्ड चेन क्या होती है, पहले तो मैं आपको बता देता कोल्ड चेन क्या होता है। कोल्ड चेन का मतलब कि एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे, एक कम तापमान पे वैक्सीन को क्या करना, वैक्सीन के निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग से लेके जो डिलीवरी साइट होते हैं जहां पे वैक्सीन या साइट होते हैं जहां पे वैक्सीनेशन होता है, वहां तक एक कम टेम्परेचर पे वैक्सीन को ट्रांसपोर्ट करना या लेके आना, उसको हम कोल्ड चेन कहते हैं। जहां से टीका बनता है, ठीक है, सबसे पहले टीका कहाँ से बनेगा, जो इंस्टीट्यूट या फिर जैसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वहां पे वैक्सीन का निर्माण होता है, फिर वहां से उसकी सप्लाई होती है स्टेट के अंदर, स्टेट से फिर हो जाती है डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट में जाके फिर हो जाती है सीएचसी पे, सीएचसी से पीएससी, पीएससी से सब सेंटर और सब सेंटर से जाती है वो साइट के ऊपर। तो इस तरीके से वैक्सीन का एक फिक्स टेम्परेचर में सप्लाई की जाती है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कोल्ड चेन। ओके, सो कोल्ड चेन के टाइम पे, जब इस पूरे प्रोसेस के टाइम पे जो वैक्सीन जो होती है, ये जो हीट सेंसिटिव होती है, तो इसके टेम्परेचर से क्या हो जा सकती है, खराब हो सकती है। तो इसको रोकने के लिए या उन वैक्सीन को खराब होने से बचाने के लिए उनका एक फिक्स टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। तो कितना होता है, तो आपके सामने ऑप्शन है 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री, -1 डिग्री सेल्सियस टू -8 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री टू +8 डिग्री सेल्सियस, +1 डिग्री टू +8 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही अच्छा सवाल और बहुत ही आसान है। क्या रहेगा, 2 से लेके 8 डिग्री, ओके, +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस विल बी द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट। अब इसके साथ में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, रिवर्स कोल्ड चेन। ओके, क्या होता है, रिवर्स कोल्ड चेन। अब ये रिवर्स कोल्ड चेन क्या होता है, तो रिवर्स कोल्ड चेन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो वैक्सीन है वो साइट से वापस मैन्युफैक्चर तक लेके जाए, वो रिवर्स कोल्ड चेन नहीं होगा। रिवर्स कोल्ड चेन का मतलब होता है कि जैसे कोई सैंपल है, स्पेशली अगर बात करें पोलियो, ओके, कोई बच्चा है या कोई व्यक्ति है जिसको पोलियो हो रखा है, तो उसका जो स्टूल सैंपल है, ओके, स्टूल सैंपल है, उसको कम टेम्परेचर के अंदर क्या किया जाता है, साइट से कलेक्ट किया जाता है, सैंपल साइट से, और उसको कहां पे
लेबोरेटरी, जो भी लेबोरेटरी होती है वहां पे उसको भेजा जाता है कम टेम्परेचर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, रिवर्स कोल्ड चेन कहेंगे। क्लियर है, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे रिवर्स कोल्ड चेन। सो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, रिवर्स कोल्ड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट हीट रेजिस्टेंट एंड द मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। ऐसा कौन सा वैक्सीन है जो थोड़ा सा ही टेम्परेचर चेंज होने से खराब हो जाएगा, और दूसरा हीट रेजिस्टेंट, या फिर हम बात करें जो हीट से ऊष्मारोधी कौन सा वैक्सीन है, तो आपके सामने ऑप्शन है टीटी एंड डीपीटी, टीटी एंड ओपीवी। ओके, और इन दोनों में से अगर बात करें तो बाकी के ऑप्शंस अपने पास में यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है तो उसका आंसर नहीं आए हैं, बट यहाँ पे दोनों ऑप्शंस आपके सामने टीटी एंड डीपीटी एंड टीटी एंड ओपीवी। तो क्या आंसर रहेगा फटाफट से बच्चों, अगर बात करें तो क्या रहेगा, आप सबको पता है ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन, ये सबसे ज्यादा क्या है, हीट सेंसिटिव वैक्सीन है। थोड़ा सा भी टेम्परेचर ऊपर नीचे हो जाएगा तो वैक्सीन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो टीटी एंड ओपीवी, ऑप्शन बी, टीटी एंड ओपीवी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, टीटी एंड ओपीवी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये सबसे ज्यादा ऊष्मा प्रतिरोधी एंड ऊष्मा संवेदनशील, ओके, हीट रेजिस्टेंट एंड हीट सेंसिटिव वैक्सीन होती है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, बीसीजी, बीसीजी वैक्सीन आप सबको पता होगा, बीसीजी वैक्सीन के बारे में, इज एडमिनिस्टर्ड बाय विच रूट। बीसीजी वैक्सीन होता है वो किस रूट के द्वारा लगाया जाता है, आप सबको पता होगा, बचपन में एट बर्थ, बच्चा जैसे ही पैदा होता है तो उस टाइम पे उसके बीसीजी वैक्सीन लगाया जाता है। अब ये बीसीजी जो वैक्सीन होता है ये किस रूट के थ्रू होता है, तो ऑप्शन ए IM इंट्रामस्कुलर, ऑप्शन बी ओरल, ऑप्शन सी इंट्रावेनस एंड ऑप्शन डी इंट्राडर्मल। आप सबको पता होगा, आपने बचपन में देखा होगा, आपने लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पर एक छोटा सा मार्क, एक निशान देखा होगा, तो किसका है, वो है बीसीजी का। अभी बीसीजी की अगर हम बात करें तो ये कहाँ लगाया जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको आंसर बताया है, इंट्राडर्मल। ओके, इंट्राडर्मल रूट के थ्रू लेफ्ट साइड में यहाँ पे वैक्सीन ये लगाया जाता है। और कितना होता है इसकी क्वांटिटी की अगर हम बात करें तो एट बर्थ, ओके, बर्थ के टाइम पे ये कितना होता है, 0.05 ml, ओके, एट बर्थ, या फिर 28 डेज तक, कितने, 28 दिन तक, बच्चा जन्म से लेकर 28 दिन तक तो इसको कितना देर लगाया जाता है, 0.05 ml। और वहीं अगर बच्चा 28 साल से ज्यादा है या 1 साल तक का बच्चा है, ओके, 1 साल तक का बच्चा है तो उसको 0.1 ml, कितना, 0.1 ml लगाया जाएगा। तो ये आप अच्छे से ध्यान रखना बच्चों की, बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि काफी बार आपको यहाँ पे ऑप्शन में ऐसे 0.5 ml भी लिखा हुआ है, बट ये क्या है, गलत है, ये सही होगा। क्लियर, आप अच्छे से डिफरेंस आप चेक कर लीजिए। क्लियर है, चलिए अगर हम 1 ईयर की बात करें तो बीसीजी का वैक्सीन मैक्सिमम कब तक लगाया जा सकता है, 1 साल तक लगाया जा सकता है। रूट क्या रहेगा, इंट्राडर्मल। ओके, अगर फुल फॉर्म की अगर बात करें, बैसिलस काल्मेट ग्यूरिन, बीसीजी का पूरा नाम वैक्सीन का है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द करेक्ट टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द बीसीजी वैक्सीन। जो बीसीजी वैक्सीन है उसको लगाने के लिए सबसे बेस्ट या सबसे करेक्ट टेक्निक कौन सी है, ऑप्शन ए जेड ट्रैक इंजेक्शन, ऑप्शन बी इंट्रावेनस इंजेक्शन, ऑप्शन सी सबक्यूटेनियस एंड ऑप्शन डी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन। तो कौन सा सबसे ज्यादा सही रहेगा, कौन सी टेक्निक सबसे बेस्ट रहेगी, फटाफट से बच्चों बताइए, सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी रहेगी। सबसे बेस्ट टेक्निक बीसीजी वैक्सीन के लिए, जैसा आप सबको पता है, किस रूट के थ्रू, इंट्राडर्मली। तो सबसे राइट ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन के थ्रू लगाया जाता है बीसीजी। ओके, बीसीजी वैक्सीन लगाने के लिए इंट्राडर्मल रूट के थ्रू इंट्राडर्मल स्क्रैच इंजेक्शन, तो ये सबसे सही टेक्निक यूज की जाती है बीसीजी वैक्सीन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डाइल्यूएंट इज यूज्ड फॉर रिकॉन्स्टिट्यूटिंग द बीसीजी वैक्सीन। जो बीसीजी वैक्सीन होता है, ओके, जो बीसीजी वैक्सीन होता है उसके लिए
उसको डाइल्यूएंट, आप सबको पता होगा, मैं एक इसके लिए इससे रिलेटेड बहुत अच्छे आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। जो बीसीजी का वैक्सीन होता है ये ड्राई फॉर्म में आता है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसको क्या किया जाता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है किसके थ्रू, किसके अंदर, डाइल्यूट के अंदर। अब वो डाइल्यूट कौन सा होता है, तो ऑप्शन ए नॉर्मल सलाइन, ऑप्शन बी ग्लिसरीन, ऑप्शन सी डिस्टिल वाटर। तो यहां पे अगर हम बात करें तो कौन सा डाइल्यूएंट यूज किया जाता है, ओके, डाइल्यूएंट कौन सा यूज किया जाता है बीसीजी वैक्सीन के लिए, तो बीसीजी वैक्सीन के लिए डाइल्यूएंट यूज किया जाता है डिस्टिल्ड वाटर। ओके, डिस्टिल्ड वाटर होता है जो डाइल्यूएंट साथ में प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी आप वैक्सीनेशन साइट पे जाएंगे तो वहां पे आपको दो वायल देखने को मिलेंगे, एक के अंदर पाउडर होता है और एक के अंदर डाइल्यूएंट होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि जो बीसीजी वैक्सीन है, ओके, बीसीजी वैक्सीन है उसको यूज करने से पहले या फिर जो डाइल्यूएंट्स जो होते हैं, ओके, डाइल्यूएंट को यूज करने से पहले आपको जब उसका नॉर्मली इसको हम स्टोर करते हैं तो उसको स्टोर रूम टेम्परेचर पे भी स्टोर करके रखा जा सकता है। बट जब आप उसको यूज करते हैं कहां पे, वैक्सीनेशन साइट पे यूज करते हैं, तो उससे पहले प्रायरली कितने, ओके, 24 आवर्स प्रायरली वहां पे आपको क्या करना है, उस डाइल्यूएंट्स को क्या रखना है, आपको फ्रीजर के अंदर आपको रखना है, ओके, आईएलआर के अंदर रखना है, ताकि इसका जो टेम्परेचर क्या हो जाए, इसका टेम्परेचर हो जाएगा 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री, ठीक है, मतलब आपको इसको क्या करना है, आईएलआर के अंदर रखना है, जिससे इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ताकि जब बीसीजी को और डाइल्यूएंट को मिक्स करेंगे तो टेम्परेचर वैक्सीन का नहीं बढ़ेगा और वैक्सीन खराब नहीं होगी। तो उसके लिए 24 आवर्स प्रायरली उसको क्या रखना है, आईएलआर के अंदर आपको रखना होता है। ओके, सो ये आप अच्छे से ध्यान रखना, काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जो डाइल्यूएंट्स होते हैं उसको क्या करना है, यूज करने से पहले 24 आवर्स प्रायरली उसको आईएलआर के अंदर रखा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरिसेला वैक्सीन, वेरिसेला वैक्सीन, अब वैक्सीन की अगर हम बात करें अलग अलग टाइप की वैक्सीन होती है, लाइव वैक्सीन होती है, किल्ड वैक्सीन होती है, ओके, टॉक्सॉइड वैक्सीन होती है। तो यहाँ पे लाइव वैक्सीन की अगर हम बात करें, किल्ड वैक्सीन की बात करें, टॉक्सॉइड की अगर हम बात करें, अलग अलग टाइप, तो उसमें एक वेरिसेला वैक्सीन है। ओके, जो वेरिसेला वैक्सीन है वो किस टाइप की वैक्सीन है, तो ऑप्शन ए किल्ड, ऑप्शन बी लाइव एटेन्यूएटेड, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दी अबोव। तो कौन सा सही रहेगा, ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या सही जवाब रहेगा, जो वेरिसेला वैक्सीन होती है, वेरिसेला वैक्सीन वो किस तरीके को तो होती है, लाइव एटेन्यूएटेड। कैसी होती है, लाइव एटेन्यूएटेड, ओके, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है जो, ठीक है, जीवित होती है, बट उसकी अगर बात करें जो पोटेंसी होती है उसको क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। तो बॉडी के अंदर जाके क्या करती है, बॉडी के अंदर इम्यूनिटी तो पैदा कर देती है, बट वो बॉडी के अंदर बीमारी फैला नहीं पाता वो वैक्सीन, ठीक है। तो वो क्या होता है, लाइव एटेन्यूएटेड, मतलब अगर हम बात करें जो वैक्सीन है, ठीक है, उसकी पोटेंसी क्या हो जाती है, उसकी पोटेंसी हो जाती है कम, तो जिससे बॉडी की इम्यूनिटी तो बन जाती है बट वो डिजीज नहीं हो पाती। तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। और वेरिसेला क्या है, वेरिसेला एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओपीपी, ओपन वायल पॉलिसी, आपको पता होगा ओपन वायल पॉलिसी, पल्स पोलियो के अंदर आपने ड्यूटी की होगी। तो वहां पे जो ओपन वायल पॉलिसी की वायल एक बार ओपन कर लिया है तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो उसको फिर भी यूज करते हैं, बट कितने टाइम ड्यूरेशन के यूज करते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, तो मैं आपको एक बार इसका आंसर होता है उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ओपन वायल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन, किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ऑप्शन ए ओपीवी टीटी एंड मीजल्स के लिए, ऑप्शन बी मीजल्स हेपेटाइटिस बी एंड एमएमआर, ऑप्शन सी ओपीवी हेपेटाइटिस बी एंड पेंटावलेंट, और ऑप्शन डी टीटी हेपेटाइटिस बी एंड बीसीजी। तो क्या सही जवाब रहेगा, व्हाट विल बी द राइट आंसर। सो यहां पे अगर हम बात करें, ओके ओके, तो यहां पे अगर हम बात करें तो मीजल्स जो होता है, ओके, मीजल्स की अगर हम बात करें तो मीजल्स जो होता है वैक्सीन, इसको एक बार हम ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद में विद इन 4 आवर्स, कितने
4 घंटे के अंदर इसको या तो यूज करना है, यूज अगर करने के बाद में भी अगर ये खत्म नहीं होता है तो इसको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है, वापस यूज नहीं करना। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे क्या है, MMR, मीजल्स मम्स रूबेला, तो ये मीजल्स इसके अंदर तो ये 4 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। उसके बाद में होता है BCG। ओके, BCG भी क्या होता है, पाउडर और डाइल्यूएंट जो होता है, ये जब हम मिक्स करते हैं तो उसके बाद में विद इन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर इसको यूज करना होता है। 4 घंटे से ज्यादा इसको नहीं रख सकते, उसके बाद में इसको डिस्कार्ड करना होता है, तो ये भी यूज नहीं कर सकते। तो ओपन वाइल पॉलिसी के अकॉर्डिंग OPV, हेपेटाइटिस बी और पेंटावेलेंट, ये वो वैक्सीन है, ठीक है, जिसको हम ओपन करने के बाद में भी यूज कर सकते हैं। टेम्परेचर को हमें मेंटेन करना है और 28 डेज तक, अलग अलग वैक्सीन होती है, ठीक है, कौन सी अगर हम बात करें वैक्सीन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ओपन वाइल पॉलिसी के अंतर्गत ये वैक्सीन जो होती है इसको हम यूज कर सकते हैं। क्लियर है? तो 4 आवर्स और 4 आवर्स ये BCG के लिए और मीजल्स के लिए होता है। इसको अगर एक बार आपने ओपन कर लिया तो वापस से यूज, मतलब यूज करने के बाद में लॉन्ग टाइम तक इसको यूज नहीं कर, 4 घंटे से ज्यादा होते इसको आपको डिस्कार्ड करना होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, BCG, बेसिलाई कैलमेट ग्यूरिन, ओके, ये किस टाइप का वैक्सीन है? तो ऑप्शन ए लाइव एटेन्यूएटेड, ऑप्शन बी किल्ड, ऑप्शन सी इम्यूनोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी टॉक्सॉइड। BCG किस टाइप का वैक्सीन है? फटाफट से बच्चों जवाब बताइए क्या है। ओके, चलिए, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो BCG, मैंने अभी आपको बताया था BCG के बारे में। ओके, BCG 4 घंटे से ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ये किस तरीके का है? ये एक लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। कैसा है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। क्लियर है? लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। BCG के लिए किस टाइप की सिरिंज यूज की जाती है? आपका आज BCG से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस है वो आज कवर हो रहे हैं। तो BCG के लिए, BCG इंजेक्शन लगाने के लिए, BCG वैक्सीनेशन के लिए किस टाइप की सिरिंज यूज की जाती है? तो ऑप्शन ए 2 cc, ऑप्शन बी 5 cc, ऑप्शन सी ट्यूबरक्यूलिन एंड ऑप्शन डी इज 10 cc। आप सबको पता होगा कि BCG वैक्सीनेशन है तो बहुत ही स्मॉल डोज यूज की जाती है, बहुत ही स्मॉल डोज। स्मॉल डोज के लिए एक सिरिंज आती है, छोटे से सिरिंज, उसको सिरिंज को क्या कहते हैं? उस सिरिंज को कहते हैं ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। ओके, ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज होती है जो यूज की जाती है फॉर द BCG एडमिनिस्ट्रेशन। BCG के वैक्सीनेशन के लिए ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज का यूज किया जाता है। ओके, सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, reconstituted measles vaccine can be stored at 2 to 8 degree for a maximum of, ओके, तो जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज एक्सप्लेन की थी, उसी से रिलेटेड एक सवाल आ गया है कि जो मीजल्स का जो वैक्सीन है एक बार रिकॉन्स्टिट्यूट यानी डाइल्यूएंट के साथ मिक्स करने के बाद में उसको कितने टाइम तक अधिकतम रखा जा सकता है? तो ऑप्शन ए 2 घंटे, ऑप्शन बी 4 घंटे, ऑप्शन सी 6 घंटे और ऑप्शन डी 8 घंटे। तो बहुत ही आसान जवाब है। क्या जवाब रहेगा? इसका जवाब रहेगा 4 आवर्स। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर कि 4 घंटे से ज्यादा मीजल्स का जो वैक्सीन है एक और रिकॉन्स्टिट्यूट करने के बाद में उसको यूज नहीं किया जाता। ओके, तो क्लियर है? कितना टाइम? 4 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन। ओके, जो ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन है ये कौन कौन से डिजीज के अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है? ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन, तो ऑप्शन ए डिप्थीरिया, टिटेनस और रेबीज, ऑप्शन बी टिटेनस, वूफिंग कफ एंड ट्यूबरक्लोसिस, ऑप्शन सी वूफिंग कफ, टिटेनस एंड डिप्थीरिया, ऑप्शन डी वूफिंग कफ, कैंसर एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो बहुत ही आसान सवाल है। इसमें से अगर हम बात करें तो दो चीजें, दो ऑप्शन तो आप आसानी से हटा सकते हैं। वो कौन कौन से रहेंगे? सबसे पहला तो कैंसर। कैंसर एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, तो उसके लिए कोई टीका नहीं आता। ओके, और दूसरा अगर हम बात करें रेबीज, ओके, रेबीज के लिए ARV, एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। तो ARV की अगर हम बात करें तो ये ट्रिपल टॉक्सॉइड वैक्सीन के अंदर नहीं आती। रेबीज के लिए कोई वैक्सीनेशन नहीं है, मतलब कि प्रायोरली हम नहीं कह सकते तो कुत्ता काटेगा उसके बाद में ही टीकाकरण हो सकता है, तो पहले से कोई टीका नहीं। अब यहाँ पे आपके सामने दो ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप दो ऑप्शन में से कोई एक सिलेक्ट करना है
तो कौन सा आप सिलेक्ट करेंगे? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फटाफट से बच्चों बताइए कौन सा सही रहेगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो क्या आंसर रहेगा? ऑप्शन सी। ओके, ऑप्शन सी, वूफिंग कफ, टेटनस एंड डिप्थीरिया। ओके, ये ट्रिपल टॉक्साइड वैक्सीन होते हैं, ठीक है, जो इन तीनों डिजीज के अगेंस्ट में क्या करते हैं? अपने को प्रिवेंट करते हैं, अपनी प्रिवेंशन करते हैं डिजीज होने से। क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, एक अनइम्यूनाइज्ड प्रेग्नेंट वुमेन वैक्सीनेशन के लिए आती है। ओके, एक महिला आती है आपके पास में जो अनइम्यूनाइज्ड, उसने टीकाकरण नहीं करवा रखा है और वो डिलीवरी से 20 दिन पहले आती है, अपनी डिलीवरी होने से 20 दिन पहले वो आपके पास आती है। तो अब आपको क्या करना होगा? व्हाट शुड द नर्स डू? नर्स को क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला ऑप्शन, गिव 1 डोज ऑफ टीटी एंड एडवाइज द सेकंड डोज आफ्टर डिलीवरी। उसको कहना है कि आप पहला डोज अभी लगाइए और दूसरा डोज डिलीवरी के बाद लगाइए। सेकंड ऑप्शन, उसको टीटी के दोनों डोज देने हैं 2-2 सप्ताह के इंटरवल में। ऑप्शन सी, एडवाइस पैसिव इम्यूनाइजेशन आफ्टर डिलीवरी, उसको कहना है कि डिलीवरी के बाद आप टीकाकरण करवाइए। और ऑप्शन डी, उसको एंटी टेटनस इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे। तो यहाँ पे एक महिला जो अनइम्यूनाइज्ड, उसको कोई टीकाकरण नहीं हो रखा है, तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि उसको आप क्या करें? सबसे पहला तो ऑप्शन आपको क्या रहेगा वहां पे? उसको राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ओके, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, कि पहला ऑप्शन सबसे सही है कि जहां पे आप उसको क्या करेंगे? पहला डोज अभी लगाएंगे और दूसरा डोज उसको डिलीवरी के बाद लगाएंगे। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। बाकी सारे आंसर क्या रहेंगे? गलत। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? बहुत ही अच्छा और आसान सवाल है, बट आपको ये इसके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, इंजेक्टिंग एन एंटीजन, एंटीसेरम और एंटीटॉक्सिन इनटू एन इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस इम्यूनिटी अगेंस्ट ए स्पेसिफिक डिजीज इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति में किसी विशेष रोग के विरुद्ध प्रतिरक्षा उत्पन्न करने के लिए एंटीजन, एंटीसेरम या एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन देने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए, इनोक्यूलेशन, ऑप्शन बी, कॉन्करेंट इन्फेक्शन, ऑप्शन सी, ससेप्टिबिलिटी एंड ऑप्शन डी, कैरियर कंट्रोल। ओके, जब किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई एंटीजन, एंटीसीरम या एंटीटॉक्सिन इंसर्ट करके उसके अंदर क्या की जाती है? उसके अंदर स्पेसिफिक डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी क्रिएट की जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इस प्रोसेस को हम कहेंगे इनोक्यूलेशन। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इनोक्यूलेशन। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन ए, इनोक्यूलेशन इसको हम कहते हैं। ठीक है, बाकी के ऑप्शन है इसके अलग, जैसे कॉन्करेंट इन्फेक्शन है, ठीक है, कि कॉन्करेंट इन्फेक्शन है, ससेप्टिबिलिटी है, कैरियर कंट्रोल है, ये तीनों गलत जवाब रहेंगे। ओके, तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 21 साल की महिला, ओके, प्रेजेंटेड विद ए कैटेगरी थर्ड डॉग बाइट। ओके, एक 21 वर्ष की महिला जिसको कैटेगरी थर्ड का कुत्ते का काटने का बाइट हुआ है। कब हुआ है? 30 अप्रैल 2020 को। और उसको ARV के लिए, एंटी रेबीज वैक्सीन के लिए एडवाइस किया गया है, साथ साथ में रेबीज इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए। तो उसने अपना इंट्राडर्मल ARV 28/5/2022 को कंप्लीट कर लेटर शी सस्टेन्ड कैटेगरी थर्ड बाइट। उसके बाद में 6 महीने बाद में उस, या फिर अगर 6 महीने बाद उसको कैट ने बाइट कर लिया और वो भी कैटेगरी थर्ड का, ठीक है, तो यहाँ पे वो किसी और सिटी में गई तो वहां पे उसको क्या करना चाहिए? ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें, एक जैसे कोई पेशेंट आपके पास में वो कहता है कि मुझे डॉग बाइट किया था और मैंने अपनी सारी वैक्सीनेशन कंप्लीट करवा दी है इम्यूनोग्लोबुलिन साथ में, अब उसके बाद एक कैट बाइट किया 6 महीने बाद, तो अब यहाँ पे आपका क्या रोल रहेगा? आप उसको क्या एडवाइस करेंगे? तो पहला कि नो वैक्सीनेशन आर रिक्वायर्ड, की कोई भी टीकाकरण की जरूरत नहीं है। ऑप्शन बी, एडमिनिस्ट्रेट फुल रेजिमेन ऑफ ARV एंड RIG। ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेट द फुल रेजिमेन ऑफ ARV ओनली। एंड ऑप्शन डी, एडमिनिस्टर इंट्राडर्मल ARV ऑन डे 0 एंड डे 3। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा? सबसे बेस्ट ऑप्शन आपको क्या रहेगा कि जैसे हम बात करें उसको टीकाकरण हो चुका है, अब वो कह रही है बट उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो जब तक उसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कोई भी रिटर्न में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिक मेंशन किया हुआ है देयर वाज नो डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल। सो यहाँ पे आप क्या करेंगे? उसको यहाँ पे आपको उसको एडवाइस क्या करना है? ओके, यहाँ पे उसको जो फुल रेजिमेन है, एडमिनिस्ट्रेट द फुल रेजिमेन ऑफ ARV एंड RIG, ओके,
इसके बारे में आपको तो एडवाइस करना है। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ AEFI? AEFI का पूरा नाम क्या है? AEFI, जैसे आप सबको पता है कि जब वैक्सीनेशन होता है, टीकाकरण होता है, तो उसके बाद में काफी और क्या हो जाता है, बच्चे की बॉडी में रिएक्शन हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, टीकाकरण होने के बाद अगर जो भी रिएक्शन होती है तो उसको हम AEFI, एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन कहते हैं। ओके, तो और एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। A nurse is giving discharge instruction to a newly diagnosed diabetic patient. एक नर्स है, कोई मरीज आया है जो उसको अभी डायबिटीज हुआ है और उसको डिस्चार्ज के लिए उसको एडवाइस कर रही है, ठीक है, और साथ साथ उसके डाइटरी इनटेक के बारे में डिस्कस कर रही है। तो ये किस चीज का अगर हम बात करें एग्जाम्पल है? ओके, विच टाइप ऑफ हेल्थ केयर का इसका एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए इलनेस प्रिवेंशन, ऑप्शन बी केयर, ऑप्शन सी हेल्थ प्रमोशन एंड ऑप्शन डी टर्सरी केयर। ओके, एक नर्स है जो मरीज डिस्चार्ज हो रही है तो उसको हेल्थ सर्विसेज उसको कह रही है कि आप अपने डाइट है वो प्रॉपर लेना, ठीक है, टाइम पे मेडिसिन लेना। तो ये किस तरीके की हेल्थ केयर का उदाहरण है? ओके, तो किस तरीके का हेल्थ केयर उदाहरण है? ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये किस चीज का उदाहरण होगा? यहाँ पे सबसे पहला तो इलनेस प्रिवेंशन नहीं होगा क्योंकि उससे ऑलरेडी डिजीज हो चुकी है, ठीक है। केयर जनरल है, बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे किसके अंदर आएगा? ये आएगा हेल्थ प्रमोशन में। ओके, हेल्थ प्रमोशन, ओके, हेल्थ प्रमोशन, ताकि उसकी हेल्थ क्या हो, प्रमोट हो। ओके, तो हेल्थ प्रमोशन विल बी द करेक्ट आंसर। वहीं अगर ये टर्सरी रिहेबिलिटेशन या फिर टर्सरी केयर कब होता है? जब डिजीज हो चुकी है, डिजीज होने के बाद में उसको डिसेबिलिटी लिमिटेशन या फिर रिहेबिलिटेशन अगर आपके ऑप्शन में होता है तो उस टाइम पे ये आता है। ओके, सो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या रहेगा? हेल्थ प्रमोशन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज, जो हेल्थ प्रमोशन एक्टिविटीज है दैट कैन बी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड बाय नर्सेस इंक्लूड, जो नर्सों द्वारा नियमित रूप से की जाने वाली स्वास्थ्य संबंधी संवर्धन गतिविधियों में कौन सी शामिल है? ऑप्शन ए मोटिवेटिंग इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल बिहेवियर्स, लोगों को मोटिवेट करना कि हेल्थी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें। ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग रेगुलर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग टू पेशेंट, मरीजों को रेगुलर काउंसलिंग प्रोवाइड करना। ऑप्शन सी काउंसलिंग फैमिली मेंबर्स, जो परिवार के जो मेंबर्स है उनको काउंसलिंग करना। और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो नर्सेज की अगर बात करें, नर्सेज जो है नियमित रूप से जो हेल्थ के लिए अगर बात करें, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे, फैमिली लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे लोगों को हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ प्रमोशन के लिए मोटिवेट करते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं। तो ये सारे वर्क किसके रहते हैं? नर्स के रहते हैं। तो सबसे सही जवाब क्या रहेगा? ये सारा वर्क, यानी ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू स्कूल चिल्ड्रन। ओके, बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, या फिर जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, ठीक है, उनको क्या देना? एजुकेशन देना, ताकि प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एडिक्शन। ये किस चीज का एग्जांपल है? स्कूल में जो बच्चे जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, जो स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, उन सबको ड्रग के एडिक्शन के बारे में बताना और उनको बताने की ड्रग एडिक्शन कितना खराब है, ये किस चीज का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन ए प्राइमरी प्रिवेंशन, ऑप्शन बी प्राइमोडियल प्रिवेंशन, ऑप्शन सी टर्सरी एंड ऑप्शन डी विल बी द सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो यहाँ पे क्या, ये किस लेवल की प्रिवेंशन? आप सबको पता है लेवल ऑफ प्रिवेंशन के बारे में। ओके, लेवल ऑफ प्रिवेंशन सबको पता होगा। लेवल ऑफ प्रिवेंशन प्राइमोडियल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमोडियल की मतलब जब ऐसी स्टेज जहां पे जो भी रिस्क फैक्टर्स है, जो रिस्क फैक्टर है वो प्रेजेंट नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमोडियल कहते हैं। ओके, प्राइमरी की अगर बात करें, कोई पर्सन है, एडल्ट है, ओके, एडल्ट है और रिस्क फैक्टर्स उसके प्रेजेंट है, तो उसको हम प्राइमरी प्रिवेंशन में कहेंगे, ठीक है, जिसके अंदर
हम बात करें कि हेल्थ प्रमोशन है, या फिर अगर हम बात करें हेल्थ प्रमोशन और साथ साथ स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, ये आता है प्राइमरी के अंदर। सेकेंडरी अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट एंड टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। टर्सरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर क्या आएगा? टर्सरी लेवल प्रिवेंशन के अंदर आएगा डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन। तो यहाँ पे बच्चों सवाल क्या है? सवाल ये कि बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज के हैं, या फिर जो स्ट्रीट पे खेल रहे हैं, तो वहां पे ऐसे बच्चों को जब आप हेल्थ को या फिर ड्रग एडिक्शन के प्रिवेंशन के लिए आप उनको समझा रहे हैं, तो ये किस लेवल का प्रिवेंशन है? तो ये होगा प्राइमोर्डियल का। ओके, ये किस लेवल का होगा? ये होगा प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन, क्योंकि यहाँ पे रिस्क फैक्टर क्या है? अभी प्रेजेंट नहीं है। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी आज की अगर हम बात करें तो जो बच्चे आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए हम लेके आए हैं टेस्ट सीरीज, जिसकी प्राइस रहेगी ओनली 599, और इसके अंदर आपको मिलेंगे 25 मॉडल पेपर और साथ साथ 10 आरआरबी के ओल्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, और इसकी जो लैंग्वेज रहेगी वो हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर रहेगी, और साथ साथ में सारा आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट, जो बच्चे आरआरबी के लिए कंप्लीट तैयारी शुरू कर रहे हैं या फिर तैयारी शुरू कर चुके हैं पर बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए हम लेके आए हैं आरआरबी नर्सिंग स्टूडेंट कोर्स, जिसके अंदर आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस, साथ साथ रिकॉर्डेड क्लासेस, साथ साथ एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, और इसकी प्राइस रहेगी ओनली 499, और साथ साथ में इसकी वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ की। जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वो फटाफट से तैयारी में लग जाइए, ज्यादा समय बचा नहीं है। ये मैं सोचिए कि लास्ट मोमेंट हम वेट करते हैं और उसी टाइम पे हम प्रिपरेशन शुरू करेंगे, तो उस टाइम पे बेटा लास्ट टाइम पे कुछ नहीं होता है, अच्छे से तैयारी करनी है, तो जितना जल्दी हो ओके तैयारी आप शुरू कीजिए। ओके, तो ये अपनी आज की क्लास थी, जिसके अंदर कुछ कम्युनिटी का हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस अच्छे थे, कुछ अगर हम बात करें सिंपल क्वेश्चंस थे, कुछ डिफिकल्ट थे, तो हर एक तरीके के क्वेश्चंस थे। ऐसे ही आगे की क्लासेस के अंदर हम और डिस्कशन करते रहेंगे, ऐसे ही और क्वेश्चंस हम मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।